हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं सीसैट का पेपर। उसमें हम पैसेज स्टार्ट कर रहे हैं, कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करना है हमें। अब लगभग आज 23 फरवरी है, तो हमें 25 मई को एग्ज़ाम है हमारी, राइट। तो हम 23 मई तक हम प्रैक्टिस करेंगे। 23 मई तक हम प्रैक्टिस करेंगे और लगभग हमारे पास 90 डेज हैं। तो हम डेली प्रैक्टिस करेंगे ना, डेली या अल्टरनेटिव डेज पे भी प्रैक्टिस करते हैं तो इनफ है। लेकिन मेरा मानिए आप डेली करो तो बेहतर है। एटलीस्ट वन पैसेज जो यूपीएससी पीवाईक्यू है सीसैट के, तो उसको आप प्रैक्टिस करें। बाकी आपकी मैथमेटिक्स वाली भी प्रैक्टिस मत भूलिए। खास करके नंबर सिस्टम पे ज़्यादा फोकस करें। नंबर सिस्टम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसी के ऊपर आजकल वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। तो आपको नंबर सिस्टम को, अगर आप मैथ में अच्छे भी नहीं हो ना, तो इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से करना है और इसी से आपका सीसैट क्लियर हो जाएगा। तो ये है आज जो हम 2 पैसेज देखेंगे। 2 पैसेज में से ये जो पैसेज है ये है 2023 के एक्चुअल यूपीएससी के पेपर के, जिसको हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। प्रैक्टिस करना है और क्या ध्यान में रखना है वही मैं बताऊंगी। अदरवाइज आप भी पेपर डाउनलोड करें, ना ही आपके पास डाउनलोड नहीं है तो मैं टेलीग्राम चैनल पे इसको प्रोवाइड कर दूंगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर नहीं भी बताओगे तब भी मैं अपलोड कर दूंगी, ठीक है। याद रखना ये 2023 का, इसीलिए मैंने उठाया। 24 का क्यों नहीं उठाया? क्योंकि उसके ऑफिशियल आंसर की नहीं आई है। 2023 के ऑफिशियल आंसर की है, इसीलिए मैंने ये पेपर उठाया और हम प्रैक्टिस करेंगे। तो चलो देखते हैं। 2 क्वेश्चन 2 पैसेज मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, वहां पे भी आप कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हो। और प्लीज प्रैक्टिस करते रहिए। आपको कोई नहीं बोलेगा, आपके हाथ को पकड़ के कोई नहीं करवाएगा, आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो अभी डेली 1 घंटा या 2 घंटे आप दे सकते हो सीसैट को। अगर अच्छे से दोगे तो अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हो 2 पैसेज है, हम इनको देखेंगे। एक एक क्वेश्चन है इनके ऊपर, और मैं थोड़ा सा यहाँ पे लेस कर देती हूँ, ठीक है। तो देखो हमें पैसेज में क्या देखना होता है। पहली बात तो हमें पैसेज में पहले क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है, राइट। और उसी के अकॉर्डिंग हमें वो पैसेज सॉल्व करना है। तो पहले इसका क्वेश्चन देखते हैं। ये फर्स्ट पैसेज है, पैसेज नंबर 1। इसका क्वेश्चन क्या है? और पैसेज जब भी आप सॉल्व करते हो ना, मतलब जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो पैसेज की, तो आपको ध्यान क्या रखना है। एक तो ये जो कीवर्ड्स होते हैं यहाँ पे देखो, बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट रैशनल प्रैक्टिकल एंड इमीडिएट एक्शन, ये बोला गया। कहीं कहीं पे आपको अजम्पशन पूछा गया होता है, इसमें से मतलब अजम्पशन क्या है, इम्प्लाइड क्या है, बेस्ट क्रूशियल पूछा जाता है। तो ये जो कीवर्ड्स होते हैं ना, इनकी मीनिंग आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, तब जाके आप आंसर अच्छे से दे सकते हो। एक तो कीवर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट, कीवर्ड्स। दूसरी बात ये, जब भी आप कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करते हो वो बात याद रख लेना। एक तो लैंग्वेज, खास करके यूपीएससी की लैंग्वेज, राइट, लैंग्वेज। और थर्ड बात ये होती है स्पीड, जो कि आपको प्रैक्टिस करते टाइम पे याद रख लेना। स्पीड मेंटेन होनी चाहिए आपकी, कम समय में आपका एक्यूरेसी ज्यादा होनी चाहिए। ये कैसे होगा? आपके प्रैक्टिस के साथ होगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे ये पैसेज देखा हमने, मतलब सॉरी क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। और दूसरी फोर्थ बात ये है, एक्सट्रीम वर्ड्स, एक्सट्रीम होते ना, जैसे ऑल, ओनली या एकदम से एंटायरली, इस तरह से होते हैं ना, इनको हमेशा गलत ही कंसिडर करना है। बट बिना पैसेज पढ़ के गलत नहीं करना है। पैसेज पढ़ोगे और आपको लगता है कि 100% आप श्योर हो कि ये ऑल वाले, ओनली वाले नहीं है सही, तो उसको फिर कट कर दीजिए, मतलब उसको गलत मान लीजिए उस स्टेटमेंट को। लेकिन ये यहाँ पे लागू करना है। और नेक्स्ट बात ये है कि जीएस का नॉलेज जो होता है वो अप्लाइड नहीं करना है। पैसेज में क्या पूछा गया है उसी के अकॉर्डिंग आंसर देना है, राइट। यहाँ पे पूछा गया, बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट रैशनल प्रैक्टिकल इमीडिएट एक्शन रिक्वायर्ड टू एंश्योर फेयर इक्विटेबल अलोकेशन ऑफ वाटर टू डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। अगर डिफरेंट स्टेक होल्डर को वाटर इक्विटेबल फेयरली देना है, ये मतलब देना है, ये इंश्योर करना है, तो
कौन सी इमीडिएट एक्शन लेनी पड़ेगी, मतलब प्रैक्टिकल, रैशनल, इमीडिएट एक्शन कौन सी होगी इन 4 में से, ये जो ऑप्शन 4 दे रखे इनमें से। तो यहाँ पे फर्स्ट दे रखा है नेशनल pragmatic, legal, and policy framework for water allocation should be made। ठीक है, एक तो एक्सट्रीम नहीं है स्टेटमेंट, सिंपल है, लेकिन इसको रखते हैं। यहाँ पे देखो, all river system of the country should be linked and huge aquifers created। देखो ये एक तो ये ऑल रिवर सिस्टम की बात कर रहा है, क्या ये पॉसिबल है ऑल रिवर सिस्टम को करना? मतलब नॉर्मली सोचो, जनरली सोचो, क्या पैसेज भी ऐसे बोलेगा कि ऑल रिवर सिस्टम को आपको? तो नहीं, पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकल है क्या? यहाँ पे प्रैक्टिकल पूछा है, रैशनल पूछा है, क्या ये रैशनल है? नहीं है, तो इसको हम रॉन्ग ही कंसिडर करेंगे। लेकिन तब तक रॉन्ग कंसिडर करेंगे पैसेज पढ़ेंगे, अगर पैसेज के बाद भी ये रॉन्ग लगता है तो इसको रॉन्ग ही रखेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे दे रखे हैं उन्होंने, वाटर चैनल्स बिटवीन, वाटर चैनल, ये देखो वर्ड्स है, क्या ये मेंशन है पैसेज में? ये देखेंगे, बिटवीन रीजन्स ऑफ वाटर सरप्लस एंड रीजन ऑफ वाटर डेफिसिट शुड बी क्रिएटेड। क्या ऐसे बोला है? वाटर सरप्लस, वाटर डेफिसिट की बात की भी है या पैसेज में नहीं की है, वो भी हम देखेंगे, तभी तो हमें आंसर निकालने में आसानी होगी। और फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पे दी है, टू मिटिगेट वाटर क्राइसिस, वाटर डिमांड ऑफ सेक्टर्स सच एज एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री शुड बी रिड्यूस। देखो ये प्रेजेंट, अब्सेंट, रिड्यूस, इंक्रीज, इस वर्ड पे ना ध्यान दीजिए, काफी ध्यान देना है, केयरफुली पढ़ना है। ओके, और ये साथ में स्पीड भी मेंटेन रखनी है। वो कैसे होगा? ये प्रैक्टिस के साथ ही होगा। तो अभी हमें देखना है, पैसेज देखेंगे, उसके बाद ही हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पैसेज में क्या जो हमने ऑप्शन में देखे वो चीजें पैसेज में है या नहीं है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा आंसर निकल के आएगा। तो देखो मैं सिंपली पढ़ूंगी पैसेज, यहाँ पे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, लेकिन आपको मैं सच में बता रही हूँ, आपकी अगर लैंग्वेज थोड़ी वीक है, आपको किसी वर्ड के मीनिंग नहीं पता होते, अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। और जो भी प्रॉपर ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है यूपीएससी का, उसी में से करो। ये विजन आईएएस के, इनसाइट के, फोरम आईएएस, अदर कोई भी वाजीराम हो, इनके मतलब जस्ट मॉक दे रहे हो तो इट्स ओके, बट आपको लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, स्पीड मेंटेन करने में प्रॉब्लम है, तो ऑफिशियल पेपर सॉल्व करना शुरू कर दो, तो उसी से आपका ये अच्छे से बनेगा। देखो यहाँ पे बोला गया, वी ऑफन हियर अबाउट कंफ्लिक्ट अमंग डिफरेंट स्टेट इन इंडिया ओवर रिवर वाटर्स। Of the 20 major river system, 40 are already water stressed and 75% of the population live in water stressed region, a third of whom live in a water स्केर्स एरियाज। तो यहाँ पे बेसिकली बोला है कि जो वाटर की वजह से हमारे स्टेट में अलग अलग हमें कंफ्लिक्ट दिखाई देते हैं, न्यूज़पेपर में हम पढ़ते हैं। लगभग 20 ऐसी मेजर रिवर सिस्टम है, जिसमें से 14 रिवर जो है वाटर स्ट्रेस है एंड 75% पॉपुलेशन जो है वाटर स्ट्रेस्ड एरिया में रहता है। उसमें से 3% जो है वो वाटर स्केर्स, मतलब जहाँ पे वाटर बिल्कुल नहीं है ऐसी एरिया में रहता है। ये फैक्चुअल इन्होंने डाटा प्रोवाइड किया है। और यहाँ पे बोला है कि क्लाइमेट चेंज, द डिमांड्स ऑफ राइजिंग पॉपुलेशन एंड द नीड फॉर एग्रीकल्चर टू कीप पेस, इंक्रीज रेट ऑफ अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन विल एक्सरबेट वाटर स्ट्रेस। तो यहाँ पे वाटर स्ट्रेस क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हमारा अर्बनाइजेशन इंक्रीज हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, एग्रीकल्चर की नीड भी बढ़ रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, तो इसीलिए वाटर के ऊपर ज्यादा बर्डन आ चुका है। इतना बोला है उन्होंने। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन of India, water is a state subject and not that of the union except for regulation of interstate rivers। तो यहाँ पे बोला है कि जो वाटर सब्जेक्ट है वो स्टेट सब्जेक्ट में आता है, ना ही कि यूनियन लिस्ट में। यूनियन वाले क्या कर सकते हैं? सिर्फ रेगुलेशन कर सकते हैं इंटरस्टेट रिवर्स को। की टू एंश्योर बैलेंस बिटवीन कंपेटिंग डिमांड्स ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स। हमारा आंसर यहाँ पे शुरू होगा, ठीक है, क्योंकि यही पूछा गया है। तो यहाँ पे बोला है कि अगर बैलेंस रखना है वेरियस स्टेक होल्डर्स की डिमांड्स में, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इज अ बेसिन बेस्ड अप्रोच टू एलोकेट वाटर अमंग कॉन्स्टिट्यूएंट रीजन ऑफ स्टेट्स। Allocating fair share of water to them require assessment based on objective criteria such as specificities of river basin, size of dependent population, existing water use and demands, efficiency of use,
प्रोजेक्टेड फ्यूचर यूज एटसेट्रा। तो ये सब देख के आप वाटर एलोकेट कर सकते हो, तभी तो वो, अगर ये सब देखोगे तभी तो फेयर वाला जो है वो वाटर आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, वाइल इंश्योरिंग द एनवायरमेंटल नीड्स ऑफ रिवर एंड एक्वीफर्स। और साथ में हमें एनवायरमेंटल नीड्स भी देखनी है रिवर्स की एंड एक्वीफर्स की। तो बताओ मुझे यहाँ पे कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पे रैशनली प्रैक्टिकल इमीडिएट एक्शन बता रहा है टू एंश्योर फेयर एंड इक्विटेबल एलोकेशन ऑफ स्टेट। तो ये तो देखो ऑल जो है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देती हूँ, ठीक है। अब मुझे बताओ, यहाँ पे ऑल द रिवर सिस्टम की बात की है ऑफ द कंट्री शुड बी लिंक्ड एंड ह्यूज एक्वीफर क्रिएटेड। क्या ये क्रिएट करने की जरूरत बोली है उन्होंने? ऑल रिवर सिस्टम को इंटरलिंक करने की बात, मतलब लिंक्ड करने की बात की है? नहीं की है। तो ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट तो पहले ही एक तो एक्सट्रीम भी था, ऑल भी था, और ये गलत है, मेंशन भी नहीं है। वाटर चैनल बिटवीन रीजन ऑफ वाटर सरप्लस एंड रीजन ऑफ वाटर डेफिसिट शुड बी क्रिएटेड। क्या ऐसी बात की है पैसेज में? नहीं। यहाँ पे हमें जीएस नॉलेज नहीं लगाना, पैसेज में जितना बोला स्टिक टू दैट। ओके, तो ये हमारा गलत है। यहाँ पे डी देखो, डी ऑप्शन जो है उन्होंने बोला मिटिगेट वाटर क्राइसिस, वाटर डिमांड ऑफ सेक्टर्स सच एज एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। इसका रिड्यूस करने की बात की है क्या? उन्होंने बोला कि हाँ वाटर स्ट्रेस बढ़ा है क्योंकि एग्रीकल्चर की जरूरतें बढ़ी है, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो रहा है, इसकी वजह से वाटर का स्ट्रेस बढ़ चुका है, ये बोला है, बढ़ा है, ये बोला है, ना कि रिड्यूस करने की बात की है पैसेज में। तो ये तो हमारा ऑप्शन बन ही नहीं सकता, हमारा आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। ये आप ऑफिशियल आंसर की से भी मैच करके देख सकते हो। नेशनल प्रैक्टिकल लीगल पॉलिसी फ्रेमवर्क, यहाँ पे पॉलिसी फ्रेमवर्क की ही बात कर रही थी कि जब ये बोल रहे थे कि पॉपुलेशन का साइज देखना चाहिए और उसकी मतलब जो अभी एग्जिस्टिंग वाटर कैसे यूज होता है, उसकी डिमांड कितनी है वाटर की, ये देखना है, फिर एफिशिएंसी ऑफ यूज वो भी देखना है, फिर प्रोजेक्ट मतलब प्रोजेक्ट फ्यूचर यूज मतलब फ्यूचर में कितना यूज हो सकता है वाटर, इसका भी अंदाज लगाना चाहिए। ये सब बातें किस में आती है? फ्रेमवर्क में तो आती है, लीगल पॉलिसी के अंदर ही तो यही चीजें फ्रेम की जाती है ना। तो बिल्कुल हमारा ऑप्शन ये यहाँ पे बैठ जाता है। आपको जो, अगर आपको लगता है ना कि मैं ज्यादा आपको यहाँ पे डिटेल में और टाइम भी ज्यादा ले रही हूँ ऐसे लग रहा है, तो आप ना 1.5 के स्पीड से वीडियो देखना, ठीक है। मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ कि आप अपना टाइम वेस्ट करें, बस आपको समझ आनी चाहिए, आप खुद से प्रैक्टिस करो तो बेहतर है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि खुद से प्रैक्टिस करने से बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद चीजें समझो, कोई नहीं आपको समझाने वाला, हर कोई अपना काम करता है, अपना तरीके से प्रोवाइड करने की कोशिश करता है, लेकिन समझना आपको है। कोई नहीं आपको आपके दिमाग में बैठ के ऐसे करेगा कि नहीं नहीं पेपर में तो मैं तुम्हारे दिमाग में आ जाऊंगा और तुम्हारा पेपर सॉल्व कर दूंगा, इस तरह से कोई नहीं करता है। हर कोई आप जो उनको समझ में आता है वही बताने की कोशिश करता है। तो मैं यही बोल रही हूँ कि खुद एनालिसिस करो, खुद समझने की कोशिश करो, चाहे वो जीएस हो चाहे सीसैट हो। ओके, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताना। हालांकि मैं आई एम श्योर अबाउट कि 1 ही आंसर है, ऑफिशियल भी 1 ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट पैसेज यहाँ पे देखते हैं, तो पहले उसके हम उसको ये देखते हैं उसका तो पहले क्वेश्चन देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट व्हाट इज इम्प्लाइड बाय द पैसेज। मतलब पैसेज, इम्प्लाइड का मतलब होता है, ये कीवर्ड्स है इम्प्लाइड, क्या सजेस्ट कर रहा है पैसेज, ठीक है। इम्प्लाइड का मतलब होता है सजेशन, तो क्या सजेस्ट कर रहा है पैसेज के द्वारा, क्या सजेशन दिया जा रहा है, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि इम्प्लाइड कर रही है, मतलब सजेशन कर रही है पैसेज में से। तो ये देखना है, यहाँ पे देखो, एजुकेशन सिस्टम मस्ट बी स्ट्रेंथन इन रूरल एरियाज। क्या ये बात कर रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम की बात हो रही है पैसेज में, और वो भी रूरल एरिया की खास करके, तो ये देखेंगे हम पैसेज में। सेकंड है, लार्ज स्केल एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इज द नीड ऑफ द आवर, ठीक है। लार्ज स्केल एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है पैसेज में या नहीं, ये देखेंगे हम, पैसेज पढ़ेंगे। अब मैं आपको बता रही हूँ, आपकी स्पीड बढ़ाइए, पैसेज बिना पढ़ के आंसर मत सॉल्व करिए। वहां पे आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स मिलेंगे जो कि बोलेंगे कि आप ट्रिक के साथ सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं फिर कह रही हूँ आपको प्रैक्टिस करिए, शॉर्टकट मत अपनाइए। यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट देखो, फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ
ओनली, देखो मैंने एक्सट्रीम वर्ड्स की बात हमेशा की है, ये हम गलत ही मानेंगे, लेकिन पैसेज कब तक गलत मानेंगे? पैसेज पढ़ने तक। पैसेज पढ़ने के बाद भी आपको अगर ये गलत लग रहा है तो फिर ये गलत ही है, ठीक है। स्किल्ड वर्कर्स नीड स्पेशल अटेंशन, यहाँ पे बोल रहा है कि अगर इकोनॉमी की डेवलपमेंट करनी है तो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ ओनली स्किल्ड वर्कर्स, सिर्फ स्किल्ड वर्कर्स की ही उनका ध्यान रखना चाहिए, उसके ऊपर अटेंशन देना चाहिए, उनके न्यूट्रिशन के ऊपर। तो देखते हैं, ऐसा तो नहीं बोल सकता है पैसेज। और यहाँ पे लास्ट ऑप्शन ये है, फॉर रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एज एनविसेज्ड by us, attention should be paid to health and nutrition of the people। तो इसमें से बेस्ट इम्प्लाइड कौन कर रहा है, मतलब कौन सी स्टेटमेंट करती है वो देखेंगे। पहले पैसेज पढ़ते हैं। तो पैसेज में देखो, ये है हमारा पैसेज। तो यहाँ पे बोला है कि मोर देन हाफ ऑफ इंडियन वुमेन एंड ऑलमोस्ट क्वार्टर ऑफ इंडियन मेन ऑफ वर्किंग एज सफर फ्रॉम एनीमिया। एनीमिया मतलब खून की मात्रा कमी। अकॉर्डिंग टू स्टडीज they are anywhere from 5 to 15% less productive than they could be as a result thereof। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि उनके अंदर न्यूट्रिशन की कमी होने की वजह से, उनको अच्छा खासा हेल्दी फूड न मिलने की वजह से वो 5 to 15% लेस प्रोडक्टिव है, जो कि वो नहीं हो सकते। अगर उनको वो अच्छा खासा न्यूट्रिशन मिलता तो वो वैसे नहीं होते, ये बता रहा है अकॉर्डिंग टू स्टडी, ठीक है। इंडिया also has the largest tuberculosis burden in the world, costing 170 million work days to the country annually। देखो, ट्यूबरक्यूलोसिस प्रॉब्लम होने की वजह से 170 मिलियन वर्क डेज जो है वो बेकार चले जाते हैं एक साल में एनुअली, ठीक है। बट व्हाट इज जस्ट एज इम्पोर्टेंट एज लॉस्ट प्रोडक्टिव नाउ इज लॉस्ट पोटेंशियल इन द फ्यूचर। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ठीक है, लॉस्ट की बात तो ठीक है हो चुकी है, लेकिन जो पोटेंशियल है फ्यूचर में काम करने वाले जो लोग हैं उनका क्या? सो इट इज बिकमिंग इंक्रीजिंग, जो कि इंक्रीज हो रहा है। क्लियर दैट ऑन many measures of cognitive ability, malnourished Indian children perform 2 or 3 times worse than their adequate nourished peers। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि लगभग 2 या 3 टाइम्स, जो एक बात यहाँ पे ध्यान रखिए, जो चिल्ड्रंस है जिनको अच्छा खासा खाना मिल रहा है, जैसे कि हेल्थ में क्या रिक्वायर्ड है, प्रोटीन्स रिक्वायर्ड है, विटामिन रिक्वायर्ड होते हैं, अदर चीजें भी हमारे बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। अगर वो एक चिल्ड्रन को अच्छा खासा मिल जाए तो वो क्या करेगा? जिसको मिलता नहीं उससे अच्छा ही मतलब परफॉर्म करेगा ना, बेटर परफॉर्म करेगा। जिसके बॉडी को न्यूट्रिशन मिल रहे हैं तो वो अच्छा ही परफॉर्म करेगा, उसमें क्या दिक्कत होगी? अगर एक माल नरिश्ड बच्चा ले लो, क्या उसकी एबिलिटी इतनी होगी? वो भूख के ही बारे में सोचेगा ना, पेट के ही बारे में सोचेगा, मुझे खाना कब मिलेगा, अच्छा खाने के बारे में ही सोचेगा। वो उसकी क्षमता ही नहीं होगी कि उसके बियॉन्ड जाके वो कुछ सोचेगा, ठीक है। तो ऐसे बच्चों की मात्रा ज्यादा दिख रही है, मतलब ये ऐसी बढ़ रही है, ये बता रहे हैं यहाँ पे। फॉर एन इकोनॉमी दैट विल बी मोर डिपेंडेंट ऑन हाईली स्किल्ड वर्कर्स एंड दिस poses a significant challenge and it is one that really should be addressed given India's demographic outlook। तो इसी के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। ये बता रहे हैं कि इतनी प्रॉब्लम चल रही है, एनीमिया की प्रॉब्लम्स है, ट्यूबरकुलोसिस की प्रॉब्लम्स है, और इतनी मतलब हाफ इंडियन वुमेन सफर कर रही है, क्वार्टर ऑफ इंडियन मेन सफर कर रहे हैं एज ऑफ नाउ, मतलब वर्किंग एज जो है वो सफर कर रहा है, ये बता रहे हैं। इन्होंने डाटा के साथ यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या सजेस्ट कर रहे हैं? ये सजेस्ट कर रहे हैं कि जो माल नरिश्ड चिल्ड्रंस है वो हमारे फ्यूचर इकोनॉमी है, मतलब पोटेंशियल है हमारे फ्यूचर इकोनॉमी का। अगर उनकी मतलब वो भी माल नरिश रहेंगे तो उनका जो पोटेंशियल है, उनकी जो कॉग्निटिव एबिलिटी होती है वो अच्छे से काम नहीं करेगी, तो हमारी इकोनॉमी भी अच्छे से नहीं चलेगी। यही सजेस्ट कर रहे हैं ना पैसेज में। मैं यहाँ पे आपको जस्ट समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन जैसे ही आप पेपर में ये पैसेज पढ़ोगे ना, अगर प्रैक्टिस आपने अच्छी खासी की है और पढ़ोगे तो तुरंत आंसर समझ में आ जाएगा। तो इसी की बात हो रही है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो हमें पैसेज में सजेशन क्या मिल रहा है, तो इसमें आंसर में हमें ढूंढना है। क्या एजुकेशन सिस्टम मस्ट बी स्ट्रेंथन इन रूरल एरिया, बात हो रही है इसकी। रुको मैं यहाँ पे पेन चेंज कर लेती हूँ, ठीक है। किसकी बात हो रही है?
नहीं हो रही है। एजुकेशन रूरल एरिया तो नहीं, बिल्कुल बात नहीं हो रही है। लार्ज स्केल एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इन द नीड ऑफ द आवर। क्या स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात हुई है? नहीं हुई है, तो ये भी कैंसिल हमारा। सी देखो यहाँ पे, फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ ओनली स्किल्ड वर्कर्स नीड स्पेशल अटेंशन। नहीं, उन्होंने ये बात जरूर कही है कि जो फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की हमें मतलब न्यूट्रिशन के ऊपर अटेंशन देना जरूरी है। जो कि चिल्ड्रंस है उनके न्यूट्रिशन के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन ओनली स्किल्ड वर्कर्स के बारे में नहीं बात की है। तो ये हमारा वैसे भी एक्सट्रीम होता है ओनली की वजह से, और वैसे भी ये गलत ही है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन डी बनता है। For rapid economic development as envisaged by us, attention should be paid to health and nutrition of the people. तो अगर हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छे से करनी है, ये हमारा सपना है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ऑफ द पीपल। ठीक है, हमारे कंट्री के लोगों के हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे ये इम्प्लाइड करता है। तो ये एक्चुअली ये ऑफिशियल ही आंसर दिए हैं यहाँ पे डी और यहाँ पे ये, फिर भी आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है, आपके तसल्ली के लिए। मैं तो श्योर हूँ, 100% श्योर हूँ कि इसका आंसर, हमारा जो 1 पैसेज है इसका आंसर ये है और इसका सेकंड वाले का डी है। मैं 100% श्योर हूँ, आप एक बार चेक कर लेना, आप खुद से भी एक बार सॉल्व करके देख लेना, जरूर देख लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आप खुद प्रैक्टिस करें, मैं दिल से आपको ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज आप खुद से प्रैक्टिस करते रहिए। तो होप कि हम कंटिन्यू रखें, डेली मैं कोशिश करूंगी, अगर डेली नहीं हुआ तो अल्टरनेटिव डेज पे तो मैं करूंगी, ठीक है। तो आप भी प्रैक्टिस करते रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।